नमस्कार आप सभी को। फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है दो आवेशों के बीच उनके स्थिति सदिशों के पदों में बल। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए यदि हम आपने हमारी जो पुरानी वीडियो उसको नहीं देखा है फिजिक्स लेक्चर 1, तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि तभी ये आगे का समझ में आएगा, अन्यथा ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से आगे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखें कि हर एक चेन दूसरे से जुड़ी रहती है, उसी तरह से उस वीडियो को देखना बहुत ही कंपलसरी है। ठीक है, तो ध्यान रखें दो आवेशों के बीच उनके स्थिति सदिशों के पदों में बल। तो इससे पहले हमने कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ा था, कुछ उसी से मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ हम जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है उसका प्रयोग करेंगे। हमने निर्देशांक ज्यामिति 7th 8th से पढ़ना स्टार्ट करा, 9th 10th में ही पढ़ रखा है। ठीक है, तो उसी में एक्चुअल में क्या है कि हमारा जो पूरा का पूरा स्पेस है, ये पूरा का पूरा स्पेस जो है हमारा 10 डायमेंशंस को रखता है। फिर इसमें ऐसा माना जाता है कि इसमें इनफाइनाइट डायमेंशंस भी हो सकती हैं। पहले तक ऐसा माना जाता था कि इसमें 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है। तो उसी तरह से हम भी अपने जो दो आवेश हैं उन्हें इन्हीं ज्योमेट्री में यानी कि इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में निर्देशांक ज्यामिति में रखेंगे और उस पर लगने वाले कूलाम बलों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट चार्ज है यानी कि बिंदु आवेश, जिन्हें इसको हम ए नाम दे रहे हैं और इसको बी, और इस आवेश को नाम दे रहे हैं Q1। ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, और ये आवेश जो आवेश है Q1 है और इस पे जो आवेश है वो Q2 है। तो क्या इन दोनों को हम जोड़ दे रहे हैं, इनके बीच की कुछ दूरी होगी। तो क्या मान लीजिए इसके चारों ओर हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ले रहे हैं, 2 डायमेंशन मान रहे हैं इसको, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये इसका ओरिजिन ओ है, मूल बिंदु जिसे कहते हैं। तो क्या तो O का A के सापेक्ष स्थिति सदिश, आपने पोजीशन वेक्टर इससे पहले पढ़ रखा है पुरानी क्लासों में, 11th क्लास में। तो ध्यान रखें स्थिति सदिश जो किसी की स्थिति को बताता है। ठीक है ना, यानी कि इस डायमेंशन पर ये कहाँ किस जगह स्थित होंगे। ठीक है ना, तो स्थिति सदिश जो O का A के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो हम मान रहे हैं R1 वेक्टर, और जो O का B के सापेक्ष स्थिति सदिश है वो हम मान रहे हैं R2 वेक्टर। ठीक है, तो B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश क्या होगा? इससे पहले हमने त्रिभुज के योग का नियम पढ़ रखा है सदिश, एक चैप्टर था हमारे में क्लास 11th में, उसमें त्रिभुज के नियमों का वो त्रिभुज के योग का नियम पढ़ रखा है जो है सदिश चैप्टर में। तो उसी त्रिभुज के योग के नियम से ये जो होगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, पाइथागोरस के थ्रू वो नियम लगता है। तो R2 माइनस R1 वेक्टर इन दोनों के बीच का जो सदिश होगा। ठीक है, अब इसे हम लिखेंगे कैसे, ध्यान से सुनिएगा, एक ही बार थ्योरी को बोलूंगा। माना A तथा B दो कण हैं जिन पर दो बिंदु आवेश रखे हैं जिन पर आवेश Q1 तथा Q2 है। ठीक है, और इनको एक निर्देशांक XY निर्देशांक ज्यामिति में रखा गया है। ठीक है, जहां A का O के सापेक्ष, जहां O जो है इसका मूल बिंदु है तथा A का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R1 वेक्टर और B का O के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर है। तो त्रिभुज नियम से B का A के सापेक्ष स्थिति सदिश R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होगा। ठीक है, यानी कि हम अब सीधे यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, OA इज इक्वल टू आपका है R1 वेक्टर, OB इज इक्वल टू है आपका R2 वेक्टर, देन AB इज इक्वल टू हो गया R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जैसा हमारा डायग्राम होता है वैसा ही हम थ्योरी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मैंने भी माना वाला ऊपर का थ्योरेटिकल पोर्शन बोला, तो डायग्राम को देख के आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, यहाँ से समझना होता है, रटना याद करने जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब जो A पर बिंदु आवेश है Q1, तो क्या उसके कारण B पर लगने वाला विद्युत बल हम वही याद करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर बल ही याद करना है। तो हम इसे सीधे Q1 लिखते हैं। Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल। तो क्या तो ये हो जाएगा F, क्योंकि हम 2 पर Q2 पर निकाल रहे हैं, इसलिए F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। बीच की दूरी A तथा B के बीच की दूरी क्या है हमारी, R2 वेक्टर माइनस
r1 वेक्टर मॉड ऑफ होल क्यूब एंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। हो गया। ये मैंने किस तरह से लिखा, क्योंकि हमारा जो कूलॉम का नियम होता है F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। ठीक है, r का स्क्वायर बीच की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी r2 माइनस r1 है, तो इसकी जगह r2 माइनस r1 रखना है। ये जो था यहाँ पर हमने स्थिति सदिश की बात करी थी। यहाँ पर हमारा जो ये होता है, ये एकांक सदिश होता है, सॉरी ये एकांक सदिश होता है, इसको r कैप लिखते हैं। तो क्या r2 माइनस r1 कैप इज इक्वल टू ये होता है हमारा r वेक्टर अपॉन r। क्योंकि हमने कूलॉम का नियम पढ़ा था 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर, और यहाँ पर एकांक सदिश आता है r कैप, जिसको खोल करके हम r वेक्टर अपॉन r के रूप में लिखते हैं। तो मैंने सीधे इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, देन नीचे यहाँ पर एक और r2 माइनस r1 जुड़ गया, तो एक क्यूब। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि नीचे दूरी है, और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव रहती है। अगर ये इसका आंसर नेगेटिव आता है तो मॉड लगाए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक हो गया। और इस सदिश ये स्थिति को दिखा रहा है इसकी। तो इसी कारण Q1 के कारण Q2 का बल हमें पता चल गया। इसको हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इसी तरह से Q2 के कारण Q1 का बल, ठीक है, इसको मैं लिखूंगा F12 वेक्टर दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2 मॉड ऑफ, अच्छा यहाँ पे आना चाहिए r1 माइनस r2 वेक्टर। अब मैं r1 माइनस r2 वेक्टर लिखूं या r2 माइनस r1 वेक्टर लिखूं, वो एक ही चीज रहेगी। क्यों? वो पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी। क्यों? क्योंकि मॉड लगा है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर मैं 3 माइनस 2 करूँ या 2 माइनस 3 करूँ, आंसर पॉजिटिव का बन आएगा क्योंकि मॉड लगा है। ठीक है, तो इसे यही लिख सकता हूँ मैं r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। बट ये जो है इसका क्यूब, एंड ये जो है इसकी डायरेक्शन से, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। जैसे इसकी डायरेक्शन से, डायरेक्शन जैसी बोली जाए वैसी होगी, ये दिशा को दिखा रहा है। तो इसके बारे में लिख देता हूँ। यहाँ पे आपका जो है r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर मॉड ऑफ इज इक्वल टू r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर मॉड इज इक्वल टू आपका है r21 वेक्टर। ठीक है, क्योंकि ये इक्वल रहेंगे क्योंकि मॉड लगा हुआ है, इसीलिए मैंने इसके लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब इसको भी मैं इसी की तरह बनाऊंगा, तो क्योंकि ये दिशा को बता रहा है, ध्यान रखिएगा, ये दिशा को बता रहा है। F12 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का होल क्यूब। और देन इसको भी मैं ऐसे लिखता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, जैसा इक्वेशन 1 में लिखा है। तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर पलट करके लिखा है। ठीक है, इसको फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, पूरा का पूरा रिजल्टेंट वैसी है, बस एक नेगेटिव साइन है यहाँ पे। हो गया, F21 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर, दैट इज ये माइनस का है। ठीक है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। ठीक है, तो इस चीज ने वही ये फिर से प्रूव हो गया जो हमने पहले निकाला था कूलॉम के नियम का सदिश स्वरूप। उसी तरह से ये भी हमने जो स्थिति सदिश के पदों में से निकालने की कोशिश की, और ये भी बिल्कुल वही बता रहा है जो वो बता रहा है कि जो कूलॉम का नियम है आपके न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। ठीक है, कूलॉम का नियम न्यूटन के गति के तृतीय नियम का पालन करता है। तृतीय नियम था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि इस पे लगने वाला बल इस पे लगने वाले बल का परिणाम बराबर होगा, यानी कि जितना बल ये लगाएगा उतना ये भी लगाएगा, बस दिशाएं एक दूसरे की विपरीत होगी। ये दिशा दिखा रहा है, ठीक है ना, परंतु दिशाएं दोनों की विपरीत होगी। इसके नीचे आपको यही पूरी की पूरी लाइन लिखनी है कि इससे सिद्ध होता है कि दो आवेशों के बीच उनके स्थिति सदिशों पर जो बल है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम का भी पालन करता है, तथा इन दोनों बलों का जो परिमाण है वो तो समान रहता है, किंतु इनकी दिशाएं विपरीत होती है। ठीक है, दिशाएं विपरीत होती हैं। ठीक, ये चीज ध्यान रखिएगा। मेन चीज यही होता है कि आपका रिजल्टेंट दे क्या रहा है। अगर आप इसके नीचे अच्छे से डिस्क्राइब कर देते हैं देन
मतलब आपको ये समझ में भी आया है और एग्जामिनर आपको सही से नंबर देता है। इतना ही लिख के नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके नीचे जो लिखना है मैंने बोल दिया है, ध्यान से समझ जाइएगा। इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा यहीं पर ही खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगला टॉपिक हमारा है आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत। आवेशों के अध्यारोपण का सिद्धांत आपने क्लास 12 में लास्ट चैप्टर जो वेव जहाँ पे पढ़ी थी वहां पर तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा था कि जब बहुत सारी वेव जो है एक ही दिशा में सेम फेज पर जो है मोशन कर रही है, यानी कि एक ही साथ जो है गति कर रही है, तो किसी बिंदु पर जो है उनके उस पूरी वेव का जो विस्थापन होता है वो अलग अलग वेवों के विस्थापन के योग के बराबर होता है, तो क्या ये आपने वहां अध्यारोपण का सिद्धांत किया था। अध्यारोपण का मतलब ही होता है अध्यारोपित होना। अब यहाँ आवेश भी अध्यारोपित होते हैं, तो क्या इसको समझाते हैं कि किस तरह से होता है। मान लीजिए एक सिस्टम है आपके पास, ये एक सिस्टम है, मैं इसे रफली बना रहा हूँ समझने के लिए, जिसपे जो है Q1 Q2 Q3 Q4 इस तरह से कई सारे Qn तक के आवेश रखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको किसी एक आवेश पर बल निकालना है, ठीक है। तो क्योंकि ये एक ही सिस्टम है तो इस पर जो बल होगा इन्हीं आवेशों के कारण होगा, अन्य आवेशों के कारण ही बल उपस्थित होगा। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो, यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन बता रहा हूं, यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि किसी एक आवेश पर अगर आपको बल पता करना है तो उस आवेश पर जो अलग अलग आवेशों के कारण, यानी कि उसी निकाय में उपस्थित अलग अलग आवेश है, उनके कारण जो बल लग रहा है उनके सदिश योग के बराबर होता है, ठीक है। सो ये रफली फिगर था, इसे भी हम ज्योमेट्री के द्वारा समझा सकते हैं, यानी कि ज्यामिति के द्वारा। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक मूल बिंदु O है, ठीक है, O है, जिससे कुछ दूरी पर यहाँ पर जो है एक आवेश Q1 है। ये पूरा का पूरा एक ही निकाय है, ठीक है, एक ही निकाय है, भी पूरा का पूरा एक ही सिस्टम है। एक आवेश यहाँ पर Q1 है, एक आवेश यहाँ पर Q2 है, एक आवेश यहाँ पर Q3 है और एक आवेश आपका यहाँ पर है Qn है, ठीक है। आपको Q1 पर बल ज्ञात करना है, किसी एक आवेश पर बल बोला था ना, तो Q1 पर बल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए, इसके कारण इस पे जो बल, क्योंकि Q1 पर बल ज्ञात करना है तो ये हो जाएगा, इसके जो स्थिति सदिश हो जाएगा वो हो जाएगा R12 वेक्टर, तो क्या, और इसके कारण जो Q3 के कारण Q1 पे, क्योंकि आपको Q1 पर बल ज्ञात करना है। अध्यारोपण का सिद्धांत भी यही कहता है कि जब किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर बल उस निकाय पर उपस्थित अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बल के सदिश योग के बराबर होते हैं। यानी कि आप इस आवेश पर जो बल होगा वो इन सारे आवेश जितने भी इसमें मैंने चूज करे हैं इन सबके कारण जो इस पर बल लग रहा होगा उसी के सदिश योग के बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, तो मैंने Q2 और Q1 को जोड़ा, ये R12 है, आपको सिर्फ Q1 पर ही बल याद करना है, तो यह भी R13 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, R12 बाहर को निकाल लीजिए, इस तरह से हो गया, और Qn के कारण हमें निकालना है तो वो, और ये था आपका Q3 के कारण बल, ये ठीक था आपका R13, ये Qn के कारण है, ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो इस तरह से अध्यारोपण का सिद्धांत यही कहता है कि अगर किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो तो किसी एक आवेश पर बल अलग अलग आवेशों के कारण उस आवेश पर लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है, ठीक हो गया। तो मान लीजिए पहला हम ले रहे हैं Q2 के कारण बल। मान लीजिए हमने माना एक निकाय है जिस पर Q1 Q2 Q3 Qn जो है आवेश उपस्थित है।
Q2 Q3 इनके कारण इस पर बल ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि इन सभी आवेशों के कारण इस पर जो है इंडिविजुअली अलग अलग जो बल लग रहा है, जो विद्युत बल लग रहा है वो निकाल लेना और उसका सदिश योग ले लेना है सीधे से, ठीक है। तो हमारा जो Q1 के कारण, सॉरी Q1 के कारण, Q2 के कारण, क्योंकि Q1 पे तो हमें बल याद करना है, Q2 के कारण Q1 पर बल ये हो जाएगा F12 दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर R12 का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा R12 क्या, ठीक हो गया। हमने ये जो इसका सदिश माना है, दिशा मानी वो R12 मानी है, ठीक है, और दिशा Q2 से Q1 की और ही रहेगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके बाद इसी तरह से Q3 के कारण Q1 पर बल हमें Q1 पर ही निकालना है, तो F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर R13 क्या आप यहाँ वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से जो Qn है, Qn के कारण Q1 पर बल, तो ये हो जाएगा आपका F1n इज इक्वल टू F1n 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1n वेक्टर R1n कैप, हो गया। इसी तरह से अन्य भी आवेश होंगे, उन सबके कारण बल इसी प्रकार से निकाला जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर दे रहा हूँ कि हमने कहा था कि यदि किसी निकाय पर अनेक आवेश उपस्थित हो तो उसमें से किसी एक आवेश पर बल उसी निकाय के अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर आरोपित बल के सदिश योग के बराबर होते हैं, ठीक है ना। मान लिया हमने कि कोई मूल बिंदु O है, किसी कोई निकाय है, ठीक है ना, जिस पर मूल बिंदु O है, जिस पर उपस्थित आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 सो ऑन Qn तक है, सो ऑन मतलब डॉट डॉट Qn तक है, ठीक है ना। अब हमें Q1 पर बल ज्ञात करना है, तो बल किसके द्वारा बल ज्ञात किया जाएगा, अन्य आवेशों द्वारा, ठीक है। तो जो Q2 के कारण Q1 पर बल होगा इस तरह से निकाल दिया हमने, Q3 के कारण Q1 पर बल कुछ इस तरह से, एंड Qn के कारण Q1 पर बल इस तरह से निकाल दिया। अब निकाय पर कुल बल, निकाय पर कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से, कुल बल अध्यारोपण के सिद्धांत से जो होगा F वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर F13 वेक्टर सो ऑन F1n वेक्टर, ठीक है। यानी कि यही कहा गया था कि जो अन्य आवेशों द्वारा जो बल है उसके सदिश योग के बराबर होगा, ठीक है। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हैं, इनकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। F12 की वैल्यू आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर एंड R12 कैप प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R13 स्क्वायर R13 कैप, ठीक है। ये एकांक सदिश है, आप हटा सकते हैं, इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1n का स्क्वायर एंड R1n कैप, ठीक है। इस तरह से इस बल को पूरा का पूरा दिखा सकते हैं। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को चाहे तो कॉमन ले लीजिए, बाकी सब इसी तरह से दिखा दीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ये आपकी मर्जी, ठीक। तो अध्यारोपण का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। ये सिद्धांत इतना ही है, ये यही बताता है कि अगर कोई सिस्टम है आपके पास, निकाय है, उस पर कोई एक आवेश पर आपको बल ज्ञात करना है, तो उस पर जो अन्य आवेश होंगे उनके कारण उस पर जो बल होगा उनके सदिश योग के बराबर होगा।
ठीक है, उसी सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन और ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये टॉपिक भी हमारा यहाँ पर खत्म है। सो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर बल। तो सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर या किसी बिंदु आवेश पर बल। सबसे पहली चीज सतत आवेश वितरण को समझ लेते हैं। सतत आवेश वितरण मतलब कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि आपको एक सरफेस दे दी है, वो सरफेस आपको आयतन में भी दे सकते हैं, यानी कि कोई बड़ा सा आयतन हो सकता है, या फिर कोई लीनियर पाथ यानी कि रेखीय पथ में भी आपको वितरण करना हो, या फिर किसी अन्य पृष्ठ पर पृष्ठी केवल उसके एक पृष्ठ पर ही जो है आवेश का वितरण हो रहा हो। ये कंडीशन हम आगे पढ़ेंगे। तो सतत आवेश वितरण का मतलब यही होता है किसी कोई सरफेस है उस पर आवेशों का लगातार वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अलग अलग तरह से। ठीक है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन लगातार होता रहे तो किसी बिंदु आवेश पर बल ज्ञात करने के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक निकाय है, पूरा का पूरा सिस्टम है। ठीक है, अब इस पर जो है आपका आवेश वितरण हो रहा है। ठीक है ना, सतत आवेश वितरण हो रहा है। ठीक है, और इससे इसी निकाय पर जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु है जिसको नाम दिया है P। ठीक है, जिस पर हमने Q0 एक परीक्षण आवेश रखा। परीक्षण आवेश यानी कि टेस्टिंग चार्ज। ठीक है, जो टेस्ट करता है कि इस पर कोई चार्ज आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे आपका टेस्टर होता है, टेस्ट करने के लिए होता है कि लाइट है या नहीं है। टेस्टर आपने देखा होगा पेचकस की तरह होता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह। जैसे आप प्लग में डालते हैं तो उसमें लाइट जलने लगती है, तो उसी तरह से ये भी है। तो ये एक टेस्टिंग चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश है Q0, इससे कुछ दूरी पर। और हम ये मान रहे हैं कि इस सिस्टम पे जो है लगातार जो है हमारा आवेश का वितरण हो रहा है, और इसका एक लघुखंड, जो लघुखंड है जहां पर आवेश का वितरण हुआ है, उसे हम DQ नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये एक लघुखंड है इसका जिस पर आवेश का वितरण हुआ है, और इसे ही मैंने नाम दिया है DQ। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा खंड है, इसका तो आवेश जो कुल आवेश होगा तो आपको पता है Q1 + Q2 + Q3 करके आप निकाल सकते हो। तो एक छोटा सा आवेश जो है वो DQ है। तो इस छोटे से आवेश पर DQ के कारण Q0 पर जो बल होगा, विद्युत बल होगा, वो इसी तरह से आप लिख सकते हो F वेक्टर = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसे लिख सकते हो आप DQ Q0 अपॉन, मान लीजिए इसके बीच की दूरी जो है वो हमने R कह रखी है। ठीक है, R इसके बीच की दूरी है, R², यहाँ R कैप लिख दे रहे हैं। जहाँ आपको R कैप का मतलब पता है, ये काम का सदिश होता है, इसका मान होता है R वेक्टर अपॉन R। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि माना एक सतत आवेश वितरण है। ठीक है, कोई सरफेस है जहाँ सतत आवेश को वितरित किया जा रहा है। सतत मतलब होता है कंटिन्यूअसली, जो काम कंटिन्यूअसली हो रहा है, कंटिन्यूअसली एक सतत आवेश वितरण है। ठीक है ना, जिसका एक छोटा लघुखंड जो है DQ है। ठीक है ना, जिस आवेश वितरण का लघुखंड DQ है, जिससे R दूरी पर बिंदु P स्थित है जहां पर Q0 परीक्षण आवेश रखा गया है। तो DQ के कारण Q0 पर लगने वाला कूलम्ब बल या विद्युत बल इस तरह से आप निकालोगे। अच्छा, अब ये तो एक छोटे से पार्ट की बात हो गई। ठीक है ना, इसको हम DF लिखेंगे क्योंकि एक छोटे आवेश के कारण बल निकालना है। अगर हमें संपूर्ण के कारण बल निकालना है, ठीक है ना, संपूर्ण आवेश वितरण के कारण जो बल होगा वो किस तरह से निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका DF फैक्टर, आपका F फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि अब आप संपूर्ण के लिए निकाल लो। तो हो गया, और जो आपके कॉमन पार्ट्स हैं वो बाहर ही रहेंगे, जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है और Q0 है, क्योंकि टेस्टिंग चार्ज कांस्टेंट रहेगा। समाकलन
dq अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक हो गया। यानी कि जब हमें किसी चीज को बहुत ज्यादा पहले ऐड करना होता तो हम प्लस का साइन लगाते थे। जैसे जैसे हमें बड़ी क्लास में आते रहे वैसे हमने समाकलन और अवकलन पढ़ लिए। ठीक हो गया। जो छोटे कणों को आपस में जोड़ने या घटाने के लिए अगर हमें घटाना है तो हम अवकलन करते हैं, जोड़ना है तो समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने सीधे समाकलन कर दिया संपूर्ण के लिए, यानी कि संपूर्ण के लिए पूरे का समाकलन हो गया। अच्छा, ये हो गई आपकी मेन इक्वेशन। ठीक है। अब ध्यान रखिए हमने जो बल जिसके कारण लगता है यानी कि Q0 पर dq के कारण बल लगा, तो दो ही आवेश है dq Q0 यानी कि इसके कारण Q0 पर बल, तो dq Q0 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है ना। और संपूर्ण के लिए निकालना है तो समाकलन। ठीक है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा। इससे आगे अब मान लीजिए कि मैं कह रहा हूं कि ये जो ये पृष्ठ है पूरा का पूरा, इसके आयतन पर यानी कि इसके आयतन पर आपको आवेशों का वितरण करना है। ठीक है। यानी कि आयतनीय आवेश वितरण करना है। ठीक है ना। मान लीजिए कि जो आवेश वितरण है आपका वो आयतन पर है। माना आवेश वितरण आयतन पर है जहां आवेश घनत्व यानी कि इसका जो घनत्व है, आवेश घनत्व जो है वो रो है तथा dv एक छोटे खंड का आवेश है। ठीक है। यानी कि आवेश घनत्व, घनत्व तो आप जानते होंगे डेंसिटी, यानी कि कोई चीज कितना डेंस है, गाढ़ा है, यानी कि कितनी चीजें, कोई भी पदार्थ है उसमें कण कितने ज्यादा हैं कितने कम है, ये घनत्व बताता है। तो जहां आवेश घनत्व रो है, ठीक हो गया, और जो डीवी है वो एक इस पूरे आयतन का एक छोटा सा खंड हमने ले लिया डीवी। ठीक हो गया ना। यानी कि मान लीजिए ये इसका एक छोटा सा खंड यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, ये इसको हम नाम दे देते हैं डीवी। ठीक हो गया। और तो उस समय पर हमारा जो डीक्यू होगा, तो लघुखंड का जो आवेश होगा dq, लघुखंड का आवेश dq बराबर आप लिखेंगे रो dv, क्योंकि ये आवेश वितरण पूरी सरफेस पर हो रहा है। तो यानी कि जो पूरा का पूरे कण होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे आवेशित होंगे। यानी कि इस पूरे पृष्ठ पर कुछ और नहीं, सिर्फ आवेश है, सिर्फ आवेशों के कारण घनत्व वो जो भी हो रहा है इसमें आवेशों के कारण हो रहा है। ठीक है ना। कण नहीं, सिर्फ आवेश ही आवेश है, यानी कि उन सारे कण जितने भी हैं वो आवेशित है, क्योंकि कंटिन्यूअसली आवेशों का ही डिस्ट्रीब्यूशन इस सरफेस पे हो रहा है। तो जो इसका आयतन होगा, आयतन स्मॉल भाग का, छोटे से भाग का आयतन गुणा घनत्व, वो क्या होगा, उस छोटे पार्ट का जो आवेश होगा उसके बराबर होगा। ठीक है। यानी कि घनत्व उस छोटे उस पार्ट का घनत्व गुणा छोटे पार्ट का आयतन जो होगा ये लघु आवेश के बराबर होगा। यानी कि इसका जो पूरा घनत्व रो है और छोटा सा खंड जो डीवी लिया है, इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगा, डीक्यू के बराबर होगा। ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि उस पर सीधे आवेशों का ही वितरण हो रहा है और कुछ नहीं है उसमें। ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, डीक्यू की जगह ये वैल्यू रख देता हूँ रो डीवी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। ठीक हो गया, मैंने डीक्यू की जगह वैल्यू रख दी। ठीक है। अगर ये आयतन पर है तब के लिए, ये मैंने एक आयतनी, पहले ही मैंने आयतन का एक सरफेस लिया था। ठीक है। घन घनाभ ये चीजें इनके आयतन पर, अगर पृष्ठ इनके आयतन पर, पृष्ठ पर नहीं आयतन पर अगर लगातार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कंटिन्यूसली जो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, यानी कि सतत आवेश वितरण हो रहा है, तो उस समय पर जो लघुखंड डीक्यू होगा वो बराबर होगा घनत्व गुणा लघुखंड का आयतन, घनत्व गुणा लघुखंड का आयतन वही होगा, क्योंकि पूरी सरफेस पे कुछ और नहीं, सिर्फ चार्ज ही चार्ज है। तो समीकरण 1 से ये हो गया। ठीक है। नेक्स्ट वन, एक और चीज देख लेते हैं। अगर आवेश वितरण जो है आयतन पर नहीं पृष्ठ पर हो,
पृष्ठ पर किस तरह से, मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, इसके किसी इस भाग में जो है ये पूरा का पूरा इसका पृष्ठ है जिस पर आवेशों का वितरण हो रहा है, ठीक हो गया। तो पृष्ठ पर हो, यहाँ जो पृष्ठ के लिए आवेश घनत्व होता है, तो मैं ये फिगर फिर से सही से बना दूंगा। जहाँ आवेश घनत्व जो होता है वो सिग्मा तथा लघु पृष्ठ जो है वो ds है, ठीक हो गया। तो क्योंकि पूरे पृष्ठ पर ये आवेश ही आवेश है, ठीक है ना, यानी कि जो लघु पृष्ठ है वो ds है, तो dq इज इक्वल टू होगा आपका सिग्मा ds, क्योंकि उसी की तरह होगा, क्योंकि पृष्ठ के लिए जो घनत्व होता है आवेश घनत्व उसे सिग्मा से दिखाते हैं, और पृष्ठ यानी कि सरफेस, और छोटा सा पृष्ठ इसका ले रहे हैं वो ds है, ठीक है ना, लघु पृष्ठ इसका ds है, और पूरा सरफेस हम s से ही दिखाएंगे, ठीक। तो मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से समझिए कि मान लीजिए आपका एक बेलनाकार पृष्ठ है ये, ठीक हो गया। इस पर जो है आपको सतत आवेश वितरण करना है यहाँ पर, ठीक हो गया। इससे कुछ दूरी पर जो है कोई बिंदु P है जिस पर Q0 टेस्टिंग चार्ज रखा गया है, ठीक हो गया। और इसका एक लघुखंड हम अगर यहाँ पे माने तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ dq, ठीक हो गया, जिस dq की हमने वैल्यू ले ली यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सिग्मा इसका जो घनत्व है, जिसका घनत्व हमने कहा है वो सिग्मा है, ठीक है ना, पृष्ठीय घनत्व जिसे कहते हैं, ठीक है। तो dq बराबर सिग्मा ds। तो समीकरण 1 से, हमारी समीकरण 1 थी यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे लिख सकते हैं समीकरण 1 से। आप अपनी समीकरण 1 देख सकते हैं, आपने नोट किया होगा उसमें, एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, या फिर इसी से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ रो डी भी रखा, यहाँ पे हमने रो डी भी रखा था क्योंकि हम आयतन की बात कर रहे थे, अब हम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर आर क्या, ठीक हो गया। ये हो गई सेकेंड। लास्ट वन, अगर मान लीजिए यही आवेश वितरण, मान लीजिए कि यही आवेश वितरण रेखीय हो, यानी कि रेखीय घनत्व आवेश वितरण होगा, यानी कि एक लीनियर पथ है, इसमें जो है आपका आवेशों का वितरण हो रहा हो, एक पथ बना दिया मैंने इस तरह से, इसमें जो है आवेश का वितरण हो रहा हो, और इसका एक लघुखंड ले लिया हमने जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है, लघुखंड को हम dq नाम देंगे, P है जहां पर टेस्टिंग चार्ज Q0, ठीक हो गया। तो इसी तरह से मैं लिखूंगा इस समय पर जो आवेश घनत्व होगा, जब आवेश वितरण रेखीय हो तो आवेश घनत्व लैम्डा तथा लघु रेखीय, यहाँ हम रेखीय खंड लिख देते हैं सीधे, dl होगा, तो लघुखंड पर आवेश बाई dq इज इक्वल टू लैम्डा dl, ठीक हो गया। क्योंकि अब हम लाइन के रेखीय हमारा आवेश घनत्व, यानी कि आपको रेखा पर ही जो है आवेशों को डिस्ट्रीब्यूट करते जाना है, तो उस समय पर हमारा जो आवेश घनत्व हम लेते हैं वो लैम्डा होता है, और जो इसका एक छोटा सा लघु रेखीय खंड, लघु रेखीय खंड है वो dl है, तो लघु खंड पर जो आवेश होगा dq बराबर लैम्डा dl होगा, यानी कि यहाँ पर जो आवेश होगा वो लैम्डा dl के बराबर होगा, यानी कि dq इज इक्वल टू लैम्डा dl के बराबर होगा। तो फिर से समीकरण 1 से, जो हमारी पुरानी समीकरण 1 है, एफ वेक्टर
इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर r कैप। ठीक हो गया। ये हमने जब आपका पृष्ठ आयतनी हो तो उसके लिए किस तरह से सूत्र होगा, और जब आपका पृष्ठीय हो तो उस पर कैसे होगा, और जब रेखीय हो तो किस तरह से सूत्र होगा, इसका निगमन हमने कर दिया। सतत आवेश वितरण में यही बताया जाता है कि जब आप किसी पृष्ठ पर वो कैसा भी पृष्ठ आपको दिया, आयतनी दिया है, पृष्ठीय दिया है या फिर रेखीय दिया है, उस पर आवेशों का वितरण कर रहे हैं, तो वो उस पर जो किसी आवेश पर बल होगा वो आप किस तरह से निकालेंगे, तो ये उसके सूत्रों का निगमन है। तो इसी के साथ ये टॉपिक भी खत्म हो गया हमारा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। यह है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। कक्षा 10 में हमने पढ़ा था चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा जब हम पढ़ते थे उसमें क्या था कि वह क्षेत्र जहां पर कोई लोहे पदार्थ बल का अनुभव करने लगता है, यानी कि अगर ये मैग्नेट रखा है और मैं इसके पास लोहा ला रहा हूँ और यहाँ से ये जो है मेरे को बल लगने लग गया इस पे कि ये इस ओर खींचा जा रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र यहाँ से बनेगा ये पूरा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है। उसी तरह विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि वह क्षेत्र जहां कोई आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है। यानी कि वह क्षेत्र, क्योंकि बल का अनुभव कौन करेगा, क्योंकि क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र में बल का अनुभव सिर्फ आवेश ही करते हैं। ठीक है। तो यानी कि वो क्षेत्र जहां पर कोई भी आवेश जो है बल का अनुभव करते हैं वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है ना। यानी कि जहां कोई आवेश बल का अनुभव करता है। ठीक है। अनुभव लिख दे रहा हूं। जहां कोई आवेश बल का अनुभव करता है वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। जहां से वो बल का अनुभव करने लगता है। अच्छा, इस चीज को बेसिकली अगर हमें कोई भी विद्युत क्षेत्र में आवेश है उस पर बल लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसके लिए हम वही प्रोसेस अपनाते हैं जो पहले बताया, परीक्षण आवेश रख देते हैं। एक अन्य परीक्षण आवेश को उसमें डाल दिया जाता है और ये परीक्षण आवेश ये बताता है कि कोई आवेश उस क्षेत्र में घूम रहा है या नहीं घूम रहा है। तो क्या, जैसे आप स्क्रू ड्राइवर देखा होगा उसी की तरह टेस्टर आता है, जैसे उसे आप प्लग में लगाते हैं तो उसके पीछे लाइट जलने लगती है। तो क्या वो उसमें एक टेस्टिंग चार्ज है जो आपको ये बता रहा है कि आगे जो है आपके इसमें करंट है या नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे भी है कि कोई एक परीक्षण आवेश उसमें डाल दिया जाता है जो ये बताता है कि उसमें आपका जो वो है उसमें विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहा है या नहीं उस आवेश में। ठीक है। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। जैसे ही हमने एक परीक्षण चार्ज यानी कि एक टेस्टिंग चार्ज को किसी विद्युत क्षेत्र में डाल दिया, हो गया, तो ये कहता है कि उस पर जो बल कार्य करता है, ठीक है ना, जो उस टेस्टिंग चार्ज पे बल कार्य करता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। ठीक है ना। यानी कि इसकी परिभाषा को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये परिभाषा ही कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिणाम उस बिंदु पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आपने एक विद्युत क्षेत्र लिया और उसमें एक टेस्टिंग चार्ज डाल दिया, तो उस टेस्टिंग चार्ज पे जितना बल कार्य कर रहा है वही जो है जितना उसके प्रति एकांक आवेश जो आपने उसमें डाला, एकांक आवेश है वो सिर्फ एक ही आवेश है, यानी कि Q0 टेस्टिंग चार्ज डाला जो उस पर बल कार्य कर रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बता रहा है। ध्यान रखिए कि कॉन्सेप्ट ध्यान में आपके रहना चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। तो यानी कि उस टेस्टिंग चार्ज जो आपने उस टेस्टिंग चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया है, अब उस पे जो एकांक आवेश पर जो बल कार्य करेंगे, उस चार्ज पे जो बल कार्य कर रहा है वही फोर्स आपका वही चीज जो आपकी कहलाई वो क्या कहलाई, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। परिभाषा मैंने आपको बता दी है, नोट कर लीजिएगा। और इसको समझने के लिए इसका ये फॉर्मूला है E = F अपॉन Q0।
मतलब इसकी परिभाषा उसी तरह से लिखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की, सॉरी यहाँ पर जो है आपका ई वेक्टर एंड एफ, क्योंकि सदिश राशि, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। सबसे पहली चीज ये है कि इसकी दिशा होती है एक सदिश राशि है, जिसका परिमाण उस विद्युत क्षेत्र पर रखे प्रत्येकांक आवेश पर, यह प्रत्येकांक आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। यानी कि उस विद्युत क्षेत्र पर रखे प्रत्येकांक आवेश, यही हो, या प्रत्येकांक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर, ये छोटा सा धन परीक्षण आवेश है, इस पर कार्य करने वाले बल के बराबर, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या कहा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जो उस पर रखे हुए सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होती है, ठीक है। तो यानी कि इसको मैंने आपको समझा दिया है, माना आपको विद्युत क्षेत्र दिया है, उसमें आपने कोई आवेश को गतिमान करा दिया, उसको उसकी गति करा दी है, अब उसके जो सूक्ष्म परीक्षण आवेश, यानी कि जो सूक्ष्म परीक्षण आवेश है, हमारा छोटा सा आवेश है जो उसमें गया, उस विद्युत क्षेत्र, ये विद्युत क्षेत्र है, इस पर जो आवेश गया उस पर जो बल लग रहा है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, ठीक है, दिशा इसकी बल की दिशा में ही होती है, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है, क्योंकि बल है, बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और आवेश का कूलम होता है, ठीक है। न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर होता है, तथा इसकी विमा यानी कि डायमेंशन, आपको पता है जो बल की विमा है MLT-2 होती है, और जो आवेश की विमा होती है वो AT होती है, ठीक है। आपने विमाएं क्लास 11 से पढ़ेंगी, तो इस तरह से मैं इसे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हमारा ये T-1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो T-3 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ML, और ये A यहाँ पॉजिटिव है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ML T-3 A-1, तो क्या MLT-3 A-1 इसकी जो है विमा होती है, यानी कि डायमेंशन होती है। तो ये हो गई हमारी, क्योंकि ऊपर बल था तो ये बल की विमा है। ये विमा निकालने का भी एक तरीका है कि अगर आपको बल की विमा पता है और आवेश की पता है तो आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक हो गया। आपसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा पूछता है तो आप इसी तरह से लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस क्षेत्र में रखे सूक्ष्म धन परीक्षण पर लगने वाले बल के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी कि आप, क्योंकि तीव्रता है इसलिए विद्युत क्षेत्र की है तो विद्युत क्षेत्र में ही होगी, ठीक है, और एक सदिश राशि है जिसका परिणाम उस विद्युत क्षेत्र में रखे सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर, ठीक है। इस तरह से विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी खत्म, ठीक है। आई होप आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर लेते हैं, कैलकुलेशन, क्योंकि हमें F का मान पता है, कूलम बल हम रख देंगे, और इसकी दिशा मैंने आपको बता दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वही दिशा होगी जो बल की दिशा होगी, जिस ओर को बल लग रहा होगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, क्योंकि वो सदिश राशि है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0 होती है, ठीक है। जहाँ F जो है विद्युत बल है और जो विद्युत बल F का मान होता है F बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R², ठीक हो गया। एक आवेश है जो इस धन परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा आगे की ओर, ठीक हो गया। इसको यहाँ पुट कर देते हैं वैल्यू को, समीकरण 1 में रखने पर E इज इक्वल टू, यहाँ रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन R² अपॉन
क्यू नॉट, इस एक क्यू नॉट से एक क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई वेक्टर यानी कि ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। यही गणना हमें कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है, जिसकी दिशा बल की दिशा में होती है। इसकी दिशा कहाँ है, बल की दिशा की ओर, यानी कि लगने आरोपित बल की दिशा की ओर, जहां को बल लगेगा उसी ओर को ही जाएगा। दिशा का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपने टेस्टिंग चार्ज इस ओर से डाला है और पीछे से एक चार्ज डाला है, इस पे इस ओर फोर्स लगा रहा है, बल यहाँ को लगा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा भी यही होगी, ठीक है। तो इस तरह से इसका व्यंजक आसानी से कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे गणना हो गई इसकी गणितीय रूप से, ठीक। अब इसके बाद आई होप कि आपने पूरा नोट डाउन कर लिया होगा और समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ये क्यू क्या है, Q0 पर बल, क्योंकि आवेश है Q0, खाली मुक्त पिंड है, उस पर कोई इसी तरह से अपने आप तो बल लगेगा नहीं, कोई और अन्य आवेश उस पर बल लगाएगा, तो वही Q हमने माना कि इस पर बल लगा रहा है, तो इसी तरह से इसका व्यंजक निकाल दिया, यानी कि इसकी कैलकुलेशन हो गई। अब आप इससे आगे पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं, और विद्युत बल रेखाओं के साथ साथ पढ़ेंगे कि विद्युत बल रेखाओं के पदों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, यानी कि अगर हम विद्युत बल रेखाएं लेते हैं तो उससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। तो इरेज इट। और ये व्यंजक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आगे कैलकुलेशन वगैरह के लिए। अब पढ़ते हैं विद्युत बल रेखाएं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारी विद्युत बल रेखाएं। फैराडे ऐसे कहते हैं कि जितनी भी वेक्टर एरिया होते हैं, यानी कि सदिश क्षेत्र जितने भी हैं, ठीक है, उन सभी में बल रेखाएं काम करती हैं, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक जो सदिश है, ठीक है ना, वो बल रेखाओं से ही मिलकर बना होता है। हर प्रकार का जो सदिश है वो बल रेखाओं से ही मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, रोक दे वीडियो। तो विद्युत बल रेखाएं स्टार्ट करते हैं। तो फैराडे ऐसा कहते हैं कि जो जितने भी सदिश क्षेत्र होते हैं वो सभी बल रेखाओं से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी तरह से विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र हमने पढ़ा अभी, वो भी एक सदिश क्षेत्र है, तो यानी कि वो ही बल रेखाओं से बना होगा। जैसे किस तरह से परिभाषित करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि अगर हम एक ये कोई विद्युत क्षेत्र मान ले रहे हैं, माना ये पूरा का पूरा एरिया विद्युत क्षेत्र का है, और यहाँ पर एक सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश यहाँ पे रख दिया गया है, ठीक हो गया। अब जब ये मुक्त अवस्था में, जब इसको हमने मुक्त अवस्था में रखा है, तो उस समय ये जो इसकी जो गति होगी, पथ होगा, वो तो उसी पथ में गति करेगा जिस पथ में इसको बल लगेगा, मतलब जिस पथ में ये बल का अनुभव करेगा। ये मुक्त रूप से छूटा हुआ है, यानी कि मुक्त पिंड है, बाहर से आवेशित नहीं किया गया, मुक्त है ये। इसमें मतलब पूरे इस पूरे में गति करने के लिए मुक्त है, जहां को इसको बल लेगा ये वहां को जा सकता है, ठीक है। तो इसी जो परीक्षण आवेश का जो पथ है, यही जो सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश का पथ है, जब हमने विद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को मुक्त रूप से छोड़ दिया, उसके बाद उसका जो पूरा पथ होगा इसमें, वही पथ जो होगा विद्युत बल रेखाएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो यानी कि इसको इस तरह से परिभाषित करता है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र पर खींचा हुआ ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है जिस पर विरामावस्था में मुक्त सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, ठीक हो गया। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है, कल्पना में है, कोई पृष्ठ तैयार नहीं है, इस तरह से एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ है, कहता है, जिस पर कोई मुक्त परीक्षण आवेश स्वतंत्र गति करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है, ठीक है। वही पथ है उसका, और इन्हीं को हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं, ठीक है। यानी कि फिर से एक बार बता दे रहा हूँ कि विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश गति करने के लिए स्वतंत्र रहता है, ठीक है ना, मुक्त रूप से स्वतंत्र रहता है। अब
ये तो विद्युत बल रेखा है जिसे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को विद्युत बल रेखाओं के पदों में कैसे व्यक्त किया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कि ये कहता है कि इसके आधार पर हम निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि एक परिभाषा हम इसके ऊपर दे चुके हैं जहां हमने कहा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस विद्युत क्षेत्र में रखे सूक्ष्म धन परीक्षण आवेश पर के प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल के बराबर होता है, E = F/Q0। अब दूसरी परिभाषा यहाँ इसके पदों पर दे रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसे भी समझ लीजिए। मान लीजिए एक पूरा का पूरा ये क्षेत्र है, ठीक हो गया, और ये इसका कोई एरिया है, ठीक हो गया। ये एकांक क्षेत्रफल है इसका, जिससे ये बाहर को मूव करेगा, यानी कि बाहर को जाएगा, ठीक हो गया। तो ये विद्युत बल रेखा है। तो ये कहता है कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाओं के आधार पर विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के अभिलंबवत, उस विद्युत क्षेत्र के पृष्ठ के अभिलंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक हो गया। क्या कहा हमने कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, जो ऊपर पहली लाइन तो वही रहेगी कि एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल के पृष्ठ, उस विद्युत क्षेत्र के एकांक क्षेत्र के पृष्ठ से गुजरने वाली के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि इस एकांक पृष्ठ है, इससे जितनी भी आपकी बल रेखाएं गुजरेंगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, ठीक है। यानी कि एकांक समय में एकांक जितनी भी इसमें से बल रेखा आपकी गुजरी एकांक क्षेत्रफल से, वही आपके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण परिमाण क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जिसका परिमाण उस क्षेत्र के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या के बराबर होता है तथा इसकी दिशा, ठीक है, बल की दिशा के स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश होती है ना, बल के स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश होती है, ठीक है। या फिर सीधे लिख सकते हैं आप स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश होती है, दिशा के अनुदिश होती है, ठीक है ना। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल रेखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत बल रेखाओं के पदों में, यानी कि दो परिभाषाएं आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की है। जिस तरह से आपसे पूछा जाता है उस तरह से जवाब दे सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, ठीक हो गया। और बाकी इसकी सभी चीजें विमाएं मात्रक वगैरह वो सभी वही रहते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के गुण।
नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, विद्युत बल रेखाओं के गुण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार पूछे जाते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के क्या क्या गुण होते हैं। तो पहला गुण, ध्यान रखिए, थ्योरी को ढंग से सुनिएगा और मैं चित्र के साथ इसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला गुण ये कहता है कि विद्युत बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये धन आवेश से जाती हुई, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से जाती हुई, ये दिख रहा होगा आपको, ये तीर के जो साइन है, यहाँ एरो के जो साइन है हमारे, ये मैंने ऊपर को लगाया, यानी कि धनावेश से दूर जा रही है, तथा ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे होंगे जो मैंने एरो के साइन है वो अंदर को लगाया, यानी कि ऋण की ओर, यानी कि धन से जाती हुई प्रतीत होती है और ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं जो है धन आवेश से जाती हुई तथा ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा, ये कहता है कि विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श, जो विद्युत बल रेखा है हमारी, उसके स्पर्श रेखा में, ठीक है ना, उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में, जैसे मान लीजिए इस तरह से इसको समझिए, ये इसकी स्पर्श रेखीय दिशाएं हैं, ठीक है। ये कहता है कि विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल की दिशा होती है, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब हो गया, जिधर को विद्युत बल रेखाओं की दिशा होगी उनके स्पर्श रेखीय दिशा, यानी कि जो उन्हें स्पर्श करते हुए जो रेखाएं जाएंगी उनकी अनुदिश जो होगी विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल की दिशाएं होंगी, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हमने ये बताया कि पहला गुण कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से जाती हुई तथा ऋण की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा गुण, विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल की दिशा होती है। इसका तीसरा गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव जो आपके वक्र होते हैं, ठीक है, आपने दो वक्र पढ़े होंगे, बंद वक्र और खुले वक्र, तो जो विद्युत बल रेखाएं वो सदैव खुले वक्र की समान प्रदर्शित होती है, यानी कि एक खुला वक्र होगा, ये जो है खुले वक्र के समान प्रदर्शित होती है। तो यानी कि जो इनका कर्व होता है वो बंद ना होकर के खुला होता है, यानी कि विद्युत बल रेखाएं खुले वक्र के समान प्रदर्शित होती हैं, ठीक है। चौथा इनका गुण है समान दूरी पर, ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है ये भी ए है, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी ए है, और यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी भी ए है। तो ये कहता है समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं तथा समान दूरी पर स्थित बल रेखाएं समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं तथा असमान दूरी पर स्थित बल रेखाएं असमान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। यानी कि यहाँ पर आपका जो होगा समान दूरी पर बल रेखा है तो समान विद्युत क्षेत्र होगा, समान विद्युत क्षेत्र, और इस जगह पे जो होगा वो होगा असमान विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ इन पॉइंटों को, इसके बाद एक लास्ट पॉइंट हम और डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट विद्युत बल रेखाओं के गुणों में ये था कि विद्युत बल रेखाएं सदैव धन आवेश से जाती हुई तथा ऋण आवेश की ओर आती हुई प्रतीत होती हैं।
दूसरा गुण इनका ये था कि विद्युत बल रेखाओं की स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश, विद्युत बल रेखाओं के स्पर्श रेखीय दिशा के अनुदिश विद्युत क्षेत्र की दिशा तथा विद्युत बल की दिशा होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट इसका यह है कि विद्युत बल रेखाएं सदैव खुले वक्र के रूप में प्रदर्शित होती है, यानी कि बंद वक्र इसमें नहीं बनता। ठीक है। ये ऊपर वाले में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये स्पर्श रेखीय दिशाएं हैं इनके अनुदिश। ठीक है। ये स्पर्श रेखीय दिशाएं हैं। ठीक है। ये बल रेखा कोई कर्व में नहीं हुई है, बंद वक्र में नहीं सो हुई है, क्योंकि विद्युत बल रेखा हमेशा खुले वक्र की में प्रदर्शित होती है। चौथा पॉइंट है, यदि विद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र समान होता है, और यदि असमान दूरी पर स्थित हो तो विद्युत क्षेत्र भी असमान होता है, यानी कि उसका विद्युत क्षेत्र, इसका जो होगा एक कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका नॉन कंटिन्यूअस होगा, यानी कि डिस्टर्ब्ड होगा। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है आपका फिफ्थ, फिफ्थ पॉइंट में कहता है, इसका कोई चित्र नहीं है, कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती, यानी कि कोई भी बल रेखा है इस तरह से, तो ये इस तरह से प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती एक दूसरे को, ये गलत है। ठीक है। यानी कि कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि एक बिंदु पर एक ही दिशा को प्रदर्शित किया जाता है खुले वक्र में, दो दिशाएं नहीं होती, इसीलिए जो है बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हुई प्रतीत नहीं होती है। ये जो है एक दूसरे से सदैव कुछ ना कुछ दूरी पर रहती है। ठीक है। प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, इस तरह से नहीं होगी। ठीक है। इसी के साथ हमारी जो है आज का ये टॉपिक खत्म और आज की क्लास खत्म। इसके बाद आगे हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो इन टॉपिकों से, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं, देन उसे सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।